हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है भीम सोनकर और हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के अंतर्गत यह हमारा चौथा लेक्चर है। इससे पहले 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं संविधान से संबंधित। यदि आप वह नहीं देखे हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर वह वीडियो को देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान का क्लास। सर, क्लास चालू करने से पहले कुछ जानकारी है। हमारी संस्था कैरियर एकेडमी दिल्ली राजरा के द्वारा चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज प्रारंभ किया गया है, जिसमें आप विभिन्न एग्जामों की तैयारी कर सकते हैं। रेलवे, बैंक, एसएससी, पीएससी, व्यापम, इन जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जामों की तैयारी आप करना चाहते हैं तो हमारा इस चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें जीके से संबंधित संपूर्ण विषय का ऑब्जेक्टिव टेस्ट लिया जाता है, मॉक टेस्ट। उसे आप दिलाकर अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को और आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हम बात करें, अगर इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं तो आपको जीके से संबंधित सभी विषयों का पीडीएफ दिया जाएगा, चैप्टर वाइज ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा और सभी वीडियो का आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप यदि घर बैठे अपनी तैयारी को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है कि आप चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज जैसे ज्वाइन करेंगे तो सबसे पहले देखो आपको क्या करना है। जैसे मैं आपके पास सबसे पहले पीडीएफ भेजता हूँ तो उसको आपको पूरा अच्छे से रीड करना है। पीडीएफ भेजने के बाद आपके पास वीडियो होता है उस टॉपिक का, तो वीडियो को अच्छे से देखना है। और ये दोनों जब अच्छे से हो जाएगा उसके बाद ही आप अच्छे से पूरा टेस्ट वगैरह दिला सकते हैं मुख्य रूप से। तो ये दोनों काम पहले करेंगे, सबसे पहले पीडीएफ पढ़ेंगे, फिर वीडियो देखेंगे, उसके बाद आप टेस्ट दिला सकते हैं। और यदि हम बात करें, आपको इस यदि टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना एकदम आसान है। आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और इस टेस्ट के बारे में पूरा जानकारी ले सकते हैं कि कैसे टेस्ट दिलाना है, आपको उसके बारे में जानकारी मिल जाएगा। और इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना एकदम आसान है। और फीस से संबंधित हम बात करें तो आपको जीके से संबंधित पूरे चैप्टर, जितने भी जीके से संबंधित हमारे विषय होते हैं, उस पूरे चैप्टर का आपको टेस्ट, वीडियो प्रोवाइड, पीडीएफ सब चीज़ दिया जाएगा, जिसके बदले आपको प्रति माह 400 रुपये आपको पे करना होगा। न्यूनतम शुल्क है आपका हमारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। भाग 1 तक का क्लास हो चुका है। इससे पहले एक वाले चैप्टर में हम भाग 1 तक का पढ़े थे। आज हम भाग 2 पढ़ेंगे। भाग 2 का संबंध है आपका नागरिकता से संबंधित है। और नागरिकता से संबंधित भारतीय संविधान में जो कुल अनुच्छेद है वह है आपका 5 से लेकर 11। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है हमारे भारतीय संविधान में। तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक के अनुच्छेद इसके अंतर्गत शामिल है। तो एक एक करके हम इन सभी अनुच्छेदों का चर्चा करेंगे कि कौन सा अनुच्छेद में क्या क्या प्रावधान किया गया है हमारे संविधान के अंतर्गत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अनुच्छेद 5 के बारे में। तो अनुच्छेद 5 की हम बात करें तो अनुच्छेद 5 में देखते हैं क्या क्या बताया गया है। तो यह जो अनुच्छेद 5 है, इसमें आप देख सकते हैं तो संविधान के प्रारंभ में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है। और हमारा संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो जितने भी आपको अनुच्छेद देखने मिलेंगे 5 से लेकर जो 11 तक के जो अनुच्छेद है, वह संविधान के दौरान या भारत का विभाजन के समय जो भी कंडीशन आई थी उनको लेकर ये सब अनुच्छेदों को बनाया गया है। यह अनुच्छेद हमारे वर्तमान में कोई काम का नहीं है। यह जो है मुख्य रूप से क्यों तैयार किया गया था, ताकि हम उस समय किन्हें भारत का नागरिक माने संविधान लागू करने के समय, और किसे भारत का नागरिक ना माना जाए, तो उसको लेके ये 5 से 11 तक के अनुच्छेद मुख्य रूप से बनाए गए हैं। तो चलो देखते हैं। तो हम बात करें अनुच्छेद 5 का। तो अनुच्छेद 5 के तहत निम्नलिखित जो भी शर्त हैं, यदि उनको कोई पूरा करता है तो उन्हें हम भारत का नागरिक मान सकते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं, पहला जो है हमारा, यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है तो अनुच्छेद 5 के तहत उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। इसके अलावा हम बात करें, यदि किसी व्यक्ति के माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो तो भी अनुच्छेद 5 के तहत ही भारत का नागरिक माना जाएगा। तीसरा जो पॉइंट है हमारा, यदि कोई व्यक्ति संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले से ही भारत में रह रहा हो
तो उसे भी अनुच्छेद 5 के तहत भारत का नागरिक माना गया था उस समय, जिस समय संविधान लागू हो रहा था। तो यह अनुच्छेद 5 के तहत आपको क्या क्या याद रखना है कि कौन कौन से आधार पर भारत की नागरिकता दी गई थी उस समय अनुच्छेद 5 के तहत। तो यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो, माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, यह संविधान लागू होने से 5 साल पहले से भारत में रह रहा हो, तो इन सभी के तहत अनुच्छेद 5 के तहत उन्हें भारत की नागरिकता दी गई थी। ये आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 का हम बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं अनुच्छेद 6 में बताया गया है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों की जो नागरिकता है वह अनुच्छेद 6 के तहत दिया गया था आज़ादी के समय। और ये जो अनुच्छेद 6 को लागू करते समय, ये अनुच्छेद 6 जो हमारा जो है, इसमें ये आपको याद रखना है कि जो परमिट नियम भारत में लागू किया गया था 19 जुलाई 1948 को, कौन सा नियम लागू किया था? परमिट नियम। ये परमिट नियम किन के लिए लागू था? पाकिस्तान वालों के लिए। यदि कोई पाकिस्तान से संबंधित कोई व्यक्ति जो भारत आए हैं, यदि उनको हमें नागरिकता देना है तो इस परमिट नियम के आधार पर दिया जाता था। तो इस नियम में लिखा क्या था उसको देखते हैं। तो परमिट नियम का हम बात करें तो इसमें देखो पहला पॉइंट ये बताया गया है कि जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के पहले पाकिस्तान से भारत आए उन पर परमिट नियम लागू नहीं होगा और उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो बिना परमिट नियम के आधार पर भी भारत की नागरिकता उन्हें दिया जा सकता था जो पाकिस्तान से भारत आए थे। दूसरा चीज में बताया गया है कि जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत आए हैं उन पर परमिट नियम लागू होगा, जिसके तहत वह भारत में कम से कम 6 माह तक निवास करने के बाद ही उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो अनुच्छेद 6 क्या है? तो आपको सिंपल याद रखना है कि ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आए थे तो उनको भी भारत की नागरिकता दी गई थी। लेकिन हम बात करें तो उनके लिए 2 शर्तें हैं। जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के पहले ही आ चुका है तो उसमें परमिट नियम लागू नहीं होगा, फिर भी वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत आए हैं तो उन पर परमिट नियम लागू होगा और उनके लिए एक शर्त रखा गया कि कम से कम वो 6 माह भारत में रहेंगे, उनके बाद ही उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो ये चीज याद रखना अनुच्छेद 6 के बारे में, तो पाकिस्तान से भारत आए लोगों के नागरिकता से संबंधित ये अनुच्छेद है। ठीक है, चलो इतना आपको सब समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 7 की ओर। चलो अनुच्छेद 7 देखते हैं क्या है। तो अनुच्छेद 7 में बताया गया है कि भारत से यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान गए हैं और जाने के बाद फिर वापस भारत आते हैं तो उनको भी अनुच्छेद 7 के तहत भारत की नागरिकता दी गई थी। तो यह अनुच्छेद 7 समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं कि सीधा पाकिस्तान से यदि भारत आ रहे हैं तो 6 के तहत नागरिकता दी गई थी, लेकिन जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चले गया और फिर उसके बाद भारत वापिस आ रहा है तो अनुच्छेद 7 के तहत उन्हें भारत की नागरिकता दी गई थी। तो इसी के बारे में देखते हैं ध्यान से। तो यहाँ लिखा है 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया हो किंतु देश विभाजन के बाद वह भारत वापस आ गया हो तो उन्हें भी भारत की नागरिकता अनुच्छेद 7 के तहत दी जाएगी, लेकिन उन्हें कम से कम 6 माह तक निवास करना होगा और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरकर नागरिकता प्राप्त करना होगा। तो ये चीज समझ में आएगा आपको। तो अनुच्छेद 7 सबको क्लियर है क्या है, जल्दी बताइए। तो अनुच्छेद 7 जो है पाकिस्तान से भारत गए हैं, भारत से पाकिस्तान गए हैं और देश विभाजन के बाद वापस भारत आ गए हैं, तो ऐसे लोगों को भी अनुच्छेद 7 के तहत नागरिकता दी गई थी। ठीक है, तो चलो फिर से अपन देखते हैं। अगर अनुच्छेद 5 का हम बात करें तो इसके लिए 3 शर्तें रखी गई थी, जैसे कि जन्म के आधार पर, दूसरा माता पिता में से कोई भारत के नागरिक है तो उनको दे देंगे, और तीसरा जो हमारा मुख्य रूप से हम बात करें, तीसरा जो है यदि कोई व्यक्ति 5 वर्ष पहले ही भारत में रह रहा है संविधान लागू होने से तो उनको भी भारत की नागरिकता दी गई थी। अनुच्छेद 6 क्या था? तो पाकिस्तान से भी कोई भारत आया है तो उनको भारत की नागरिकता दी गई थी। अनुच्छेद 7 क्या है? तो जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गया लेकिन देश विभाजन के बाद वापस भारत आ गया हो तो अनुच्छेद 7 के तहत नागरिकता दी गई थी। क्लियर है सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट जो हमारा अनुच्छेद है वह है हमारा अनुच्छेद 8। देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। चलो, अनुच्छेद 8 में बताया गया है मुख्य रूप से, बस एक छोटा सा लाइन इसमें आपको याद रखना है कि भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारतीय हैं तो उनको भी भारत की नागरिकता दी जाएगी, ऐसा प्रावधान इसमें किया गया। आ रहा समझ में? तो अनुच्छेद 8 क्या है, तो अपन क्या बताएंगे, भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उनके माता पिता क्या है बता दो, भारतीय। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 9 के बारे में। अनुच्छेद 9 में बताया गया है यदि मान लो कोई व्यक्ति जो है विदेशों में यदि विदेशों की नागरिकता ले लेता है तो उनकी भारत से नागरिकता पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान था, तो अनुच्छेद 9 के तहत। तो इसमें लिखा है किसी व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो ऐसा अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद के तहत ऐसा किया गया जाएगा, तो अनुच्छेद 9 के तहत। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 10। इसमें अपन देख सकते हैं क्या प्रावधान किया गया। तो इसमें लिखा है कि नागरिकता का बना रहना अर्थात किसी भी कारणों से नागरिकता भारत में नहीं छीना जाएगा, परंतु देशद्रोह के आधार पर किसी भी व्यक्ति की नागरिकता कभी भी छीना जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति देशद्रोह करता है, देशद्रोह का मतलब जैसे कि मान लो कि भारत और चीन का युद्ध हो रहा है और आप चीन के तरफ से भारत में उनका योगदान दे रहे हैं तो उसको हम देशद्रोह मानेंगे। या भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है और पाकिस्तान का साथ दे रहे हो तो ये दो देशद्रोह कहलाएगा। ऐसा बहुत सारा विषय है जो देशद्रोह के अंतर्गत आ सकता है। तो यदि कोई व्यक्ति देशद्रोह का कार्य करता है तो अनुच्छेद 10 के तहत मुख्य रूप से दंडनीय अपराध माना जाएगा और उनकी नागरिकता को छीन लिया जाएगा। ठीक है, तो नागरिकता को हम कैसे छीन सकते हैं देशद्रोह के आधार पर, तो अनुच्छेद 10 के तहत, ये आपको ध्यान में रख लेना। इसके अलावा और कोई भी कारण नहीं है जिसके आधार पर आपकी नागरिकता छीना जा सके देश के अंतर्गत। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में आपको देख सकते हैं, आपको चित्र दिख रहा होगा संसद भवन का। तो इसमें लिखा है कि नागरिकता से संबंधित, अनुच्छेद 11 में क्या बताया गया है कि नागरिकता से संबंधित संपूर्ण जो कानून है वो कौन तैयार करेगा, तो संसद तैयार करेगा। ये आपको याद रखना है, भारतीय संसद। तो ये अनुच्छेद 11 के तहत नियम पढ़ते हैं कि नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है और संसद यह कार्य मुख्य रूप से किस मंत्रालय के तहत करता है, तो गृह मंत्रालय के तहत यह काम करता है मुख्य रूप से। तो अनुच्छेद 11 आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद 5 से लेकर पूरा 11 तक। अगर हम देखें रिवीजन करना चाहे तो अपन कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करें अनुच्छेद 5 का, तो अनुच्छेद 5 में क्या लिखा था जल्दी बता दो सब लोग। तो इसमें लिखा था संविधान के प्रारंभ में जो नागरिकता के संबंध में था, जिसमें हम जन्म के आधार पर नागरिकता दे सकते थे, माता पिता के आधार पर, या तीसरा 5 साल पहले संविधान लागू होने से 5 साल पहले नियम है तो उसके आधार पर भी नागरिकता दिया जा सकता है। अनुच्छेद 6 का हम बात करें तो जो पाकिस्तान से भारत आए उनकी नागरिकता है। अनुच्छेद 7 का बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं भारत से जो पाकिस्तान गया है और उसके बाद फिर भारत आ गया देश विभाजन के बाद, तो भी उनको नागरिकता दी गई थी। अनुच्छेद 8 का बात हम बात करें तो इसमें हम पढ़े कि भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उनके माता पिता भारतीय हैं। अनुच्छेद 9 का हम बात करें तो इसमें आप देखोगे कि यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ले लेता है तो भारत की नागरिकता स्वतः क्या जाता है, समाप्त। अनुच्छेद 10 में हम देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति का नागरिकता नहीं छीना जा सकता, लेकिन यदि वो देशद्रोह करता है तो उनकी नागरिकता हम छीन सकते हैं अनुच्छेद 10 के तहत। अनुच्छेद 11 हम देखें तो संसद जो है नागरिकता से संबंधित संपूर्ण कानून बना सकता है, किस मंत्रालय के अधीन रहकर, तो गृह मंत्रालय के अधीन। तो ये हो गया हमारा पूरा अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक के जो प्रावधान थे उनके संबंध में। आगे हम देखते हैं हमारा जो वर्तमान में मुख्य रूप से हम देखें कि हमें जो नागरिकता जो मिलती है भारत देश के अंतर्गत, जो 5 से लेकर 11 जो तक जो अनुच्छेद है वो तो उस दौर के लिए बनाया गया था जिस दौर में संविधान लागू हुआ था या देश विभाजन हुआ था। उस मुद्दे को लेके जो नियम कानून बनाए गए थे वो हमारा मुद्दा या जो कानून है
वो अनुच्छेद में उल्लेखित है, लेकिन वर्तमान में हमें जो नागरिकता दी जाती है वो इस अधिनियम के तहत दिया जाता है, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। इसके तहत ही वर्तमान में नागरिकता दिया जा सकता है। तो वर्तमान में हम नागरिकता कैसे कैसे ले सकते हैं? तो सबसे पहला है हमारा जन्म के आधार पर। किसके आधार पर बता दूं? जन्म के आधार पर। तो जन्म के आधार पर नागरिकता लेने के लिए कुछ नियम है। जैसे हम देख सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जिनका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 के पश्चात भारत में हुआ हो, तो उन्हें जन्म के आधार पर नागरिकता दी जाती है। तो ये ये जो हम अधिनियम देखिए 1955 का अधिनियम का ये पहला पॉइंट है, जिसके तहत हम जन्म के आधार पर नागरिकता ले सकते हैं। जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 के पश्चात भारत में हुआ है, तो उनको नागरिकता कैसे दी जाती है? तो जन्म के आधार पर। आगे बात करें। चलो, इसके बाद हमारा देखते हैं दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा वंश परंपरा के आधार पर। तो 1955 के अधिनियम के तहत हम वंश परंपरा के आधार पर भी नागरिकता ले सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इसमें क्या बताया गया है। तो इसमें आपका लिखा है कि भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 के पश्चात जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भी भारत का नागरिक हो तो वो चल जाएगा। तो उनको हम देख सकते हैं वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता मिल जाएगा। तो ये आप सबको समझ में आ गया होगा। और 1992 में एक नियम आया था जो आप देख सकते हैं, जैसे कि पहले 1992 से पहले केवल पिता के आधार पर ही नागरिकता देते थे वंश परंपरा में, लेकिन 1992 से नियम बनाया गया कि माता के आधार पर भी हम नागरिकता दे सकते हैं वंश परंपरा के आधार पर। तो ये आप सभी को समझ में आ चुका होगा। पहला जो था 1955 के अधिनियम के तहत जन्म के आधार पर नागरिकता, दूसरा जो है वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता, और तीसरा नियम हम देखते हैं इसमें। तो तीसरा नियम है आपका देशीकरण द्वारा नागरिकता। इसमें क्या होगा? तो भारत के कोई भी नागरिक भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो देशीकरण के आधार पर भी नागरिकता दिया जाता था। चौथा जो है हमारा मुख्य रूप से भूमि विस्तार के द्वारा। तो इसमें हम देख सकते हैं, जिसमें सिक्किम एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। तो इसमें हम देखें, यदि किसी भूभाग को भारत में शामिल किया जाए तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। जैसे आप देख सकते हैं, सिक्किम जो है, जब सिक्किम पर चीन हमला करने वाला था, उससे पहले ही भारत में मिल गया। ठीक है ना। तो उससे पहले सिक्किम एक अलग सा देश था जो भारत में आगे चल के शामिल हो गया। तो उनको भूमि विस्तार हम बोल सकते हैं मुख्य रूप से। इस आधार पर नागरिकता मिल जाएगा वहाँ के लोगों को, अगर भारत किसी अन्य क्षेत्र को अपने भूभाग में मिला लेता है तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा मुख्य रूप से पंजीकरण द्वारा। तो पंजीकरण में देख लो क्या क्या नियम है। तो वह व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पूर्व भारत में रह रहा हो तो उनको नागरिकता मिल जाता है। इसके अलावा हम बात करें वे स्त्रियां जो भारतीय पुरुष से विवाह कर चुकी हो या भविष्य में करने वाली हो, तो उनको भी पंजीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता दी जाती है। आगे हम बात करें तो राष्ट्रमंडल देशों के जो नागरिक हैं, इसमें एक शब्द मिल रहा है राष्ट्रमंडल। तो राष्ट्रमंडल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। राष्ट्रमंडल का मतलब ये होता है कि ऐसे देशों का एक समूह है जो पूर्व में ब्रिटेन के अधीन थे या ब्रिटेन का गुलाम थे। जैसे कि भारत अंग्रेजों के गुलाम थे पहले, तो वो भी राष्ट्रमंडल समूह में आएगा। तो ऐसे जितने देश हैं आपको मैप में दिख सकते हैं, राष्ट्रमंडल देशों के समूह जो है मुख्य रूप से आप देख सकते हैं यहाँ पास नक्शे में कि वे सभी देशों को इसमें चिन्हित किए गए हैं जो ब्रिटेन के अधीन रह चुके थे। तो उन सभी का एक ग्रुप बना जिसको हम राष्ट्रमंडल बोलते हैं। तो वही बताया गया है कि राष्ट्रमंडल देशों के नागरिक जो भारत में रहते हों या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हों, तो उनको भी पंजीकरण के आधार पर नागरिकता दी जाती है।
आ रहा समझ में। तो ये वो हमारा टोटल 5 आधार हम देख चुके हैं। सबसे पहला था जन्म के आधार पर नागरिकता, 1955 के अधिनियम के तहत मिलता है। दूसरा देखते हैं वंश परंपरा के आधार पर। तीसरा जो था देशीकरण के आधार पर। चौथा है भूमि विस्तार के आधार पर। और पांचवा हमारा है पंजीकरण के आधार पर। आगे कुछ संशोधन हुआ है 1955 का। जब हम अधिनियम देखें तो 1955 के अधिनियम में कुल 5 आधार है जिसके आधार पर किसी व्यक्ति को वर्तमान में नागरिकता दी जाती है। ठीक है, लेकिन ये 1955 का जो अधिनियम है नागरिकता से संबंधित, उसमें भी कुछ संशोधन किया गया था। और उस संशोधन कब किया गया था तो वो हम बात करेंगे भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। तो इसमें क्या हुआ था तो इसमें हम देख सकते हैं। तो 1955 का जो नागरिकता अधिनियम था उसमें कुछ संशोधन किए गए। जैसे कि हम बात करते हैं, इसमें लिखा है कि अब भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिनके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। तो जन्म के आधार पर तो नागरिकता देंगे, लेकिन माता पिता में से कोई एक कहाँ का होने चाहिए, भारत के होने चाहिए। ये नियम आपको यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक है, चलो ये जो नियम क्यों जोड़ा गया, कुछ कारण है और कुछ जरूरत पड़ा था। जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे कि मान लो कोई विदेशी नागरिक है, कोई क्या है बता दो, विदेशी नागरिक, और ये विदेशी नागरिक मान लेते हैं कि भारत में घूमने के लिए आए हैं, और भारत में घूमने के लिए आए हैं, और इस दौरान वह जो महिला है भारत में ही किसी बच्चे को जन्म दे देती है। तो बहुत, अगर ये जो सुधार जब नहीं हुआ था तो उससे पहले ऐसा बहुत सारा केस देखने मिला था कि विदेश वाले यहाँ हैं या यहाँ भारत से बीच में यात्रा करें लेकिन यहीं रुक गए हैं। तो ये सब बहुत सारे कारण हमें देखने मिले थे। तो उस चीज़ को लेके ये प्रॉब्लम आया कि विदेशियों का भारत के अंदर बच्चे जन्म ले लेते थे, तो जन्म के आधार पर तो उनको नागरिकता दे देते थे पहले। लेकिन जब ये 1986 में अधिनियम लाए कि जन्म यहाँ होगा, लेकिन उसके अलावा ये भी ध्यान में रखना है कि उनके माता या पिता में से कोई भारत के होने चाहिए। इससे पहले नियम नहीं था। उससे पहले नियम क्या था, केवल जिसका जन्म भारत में हुआ है उसी को भारत की नागरिकता मिल जाएगा ऐसा करके। लेकिन उसमें ये शब्द नहीं जोड़े थे कि माता पिता यहाँ के होने चाहिए। तो ये बहुत प्रॉब्लम देखने मिला कि विदेशी वाले जो हैं, विदेश वाले, यहाँ के किसी का जन्म होता है तो नागरिकता उनको मिल जाता था। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए इस लाइन को जोड़ा गया 1986 में। तो 1955 से लेकर 86 तक ये बहुत ही प्रॉब्लम देखने मिला, और 1986 में जब ये नियम बनाया गया उसके बाद ये प्रॉब्लम दूर हुआ। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा ये जो लाइन है उसको क्यों जोड़ा गया नागरिकता के नियमों में। दूसरा चीज हम देखते हैं, वो जो था, जो व्यक्ति पंजीकरण के आधार पर भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें भारत में कम से कम 5 वर्षों तक, कितने वर्षों तक, 5 वर्षों तक यहाँ निवास करना होगा। और ये जब 1986 में नियम नहीं था तो उससे पहले केवल ये अवधि था 6 माह तक। केवल क्या था आपका, तो 6 माह से बढ़ाकर इस अवधि को कितना कर दिया गया, 5 वर्ष। ये जो 6 माह वाला जो अवधि 1955 के अधिनियम के तहत था, लेकिन 1986 में जो नियम निकाला गया उसमें बढ़ाया गया अवधि को कि पंजीकरण के आधार पर नागरिकता तो देंगे, लेकिन उनको 5 साल तक ना भारत में पहले रहना होगा, तब उनको नागरिकता मिलेगा। पहले 6 माह था तो होता क्या था कि पंजीकरण के आधार पर नागरिकता तो ले लेते, 6 महीने में मिल जाता था, उसके बाद भारत को छोड़ के चले जाते थे। तो ये बहुत सारी दिक्कत देखने मिला, इसलिए कम से कम 5 वर्ष कर देते हैं। अगर 5 वर्ष कोई आदमी यहाँ रह लेता है तो मुश्किल है भारत को छोड़ के और कोई देश की नागरिकता लेगा। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इसको जोड़ा गया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 1986 के नियम में नेक्स्ट जो प्रावधान था आगे हम देखते हैं देशीकरण वाला। तो देशीकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जब कम से कम वह व्यक्ति 10 वर्षों तक भारत में रह चुका हो, तब देशीकरण जो नियम है उस आधार पर नागरिकता दिया जा सकता था। और पहले यह अवधि कितना था, तो पहले यह जो अवधि था वो कितना था आपका, 5 वर्ष। तो 5, 10, पहले ये अवधि कितना था आपका, 5 वर्ष, जिसको बढ़ा के अब कितना कर दिया गया है, 10 वर्ष।
तो 1955 के अधिनियम में कितना था बता दो, 5 वर्ष। और 1986 के अधिनियम में उसी व्यक्ति को देशीकरण के आधार पर नागरिकता दी जाएगी जो 10 साल तक भारत में रह चुका हो। तो ये नियम आपको यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलो, तो ये हो गया हमारा 1986 के संशोधन अधिनियम के बारे में। और इसके तहत 1955 का जो अधिनियम था, संशोधन अधिनियम, उसमें कुछ सुधार हमें देखने मिला। ठीक है, तो आप सभी को क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। चलो आगे बढ़ें। चलो, लास्ट जो हम नागरिकता के बारे में देखेंगे वो है हमारा भारतीय नागरिकता का अंत कैसे कैसे हो सकता है। तो इसमें पहला जो प्रावधान है, पहला जो नियम है वो है कि नागरिकता का स्वयं से परित्याग करके हम नागरिकता का अंत कर सकते हैं भारत के। दूसरा हम बात करेंगे तो वो है आपका किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर स्वतः ही भारत की नागरिकता का अंत हो जाएगा। ठीक है। तीसरा जो है वो है आपका भारत सरकार द्वारा नागरिकता छीना जा सकता है, लेकिन इसका आधार क्या होगा बता दो, केवल देशद्रोह के आधार पर नागरिकता को छीना जा सकता है। तो ये हो गया नागरिकता का अंत। हम 3 प्रकार से देखने मिल सकता है। अगर कोई व्यक्ति स्वयं से परित्याग करना चाहे तो अंत हो जाएगा, कोई दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं और भारत वाले को बताए नहीं है तो भी नागरिकता का अंत हो जाएगा, और तीसरा भारत सरकार आपसे छीन भी सकता है नागरिकता, लेकिन इसका मुख्य आधार क्या है बता दो, देशद्रोह के आधार पर। तो ये हो गया हमारा नागरिकता चैप्टर खत्म। तो नागरिकता जो टॉपिक था जिसका हम भाग का बात करें तो भाग 2 हम पढ़ रहे थे, और भाग 2 में कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक के महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसके अलावा हम संशोधन अधिनियम का बात करें तो 1955 का संशोधन अधिनियम 1955 का अधिनियम ध्यान रखेंगे, और इसमें कुछ सुधार किया गया था 1986 में, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा मुख्य रूप से नागरिकता टॉपिक खत्म। इसके बाद कल का जो हमारा क्लास होगा उसमें हम देखेंगे भाग 3 के बारे में, जो मौलिक अधिकार से संबंधित होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम कुछ और चर्चा करते हैं। तो ये अब कुछ जानकारी है। हमारी संस्था कैरियर एकेडमी दल्ली राजरा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में ये है। अगर किसी विद्यार्थी को रेलवे, बैंक, एसएससी, पीएससी एवं अन्य किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना है जो एकदम कम से कम शुल्क में आप तैयारी कर सकते हैं, तो प्रवेश प्रारंभ है। हमारे बैचेस के जो टाइम है, पहला जो बैच है वो सुबह 8 से 10:30 बजे तक है, और दूसरा जो बैच लगता है जो ऑफलाइन क्लासेस है हमारा, जो क्लास में बैठा कर जो पढ़ाया जाता है, सुबह 11 बजे से 2 बजे तक। तो ये हमारा 2 ऑफलाइन जो क्लासेस का जो बैच है आप देख सकते हैं। अगर ये क्लास आप ज्वाइन करना चाहते हैं या किसी भी प्रकार की और जानकारी लेना चाहते हैं तो हमें दिए गए स्क्रीन पर जो आपको नंबर दिख रहा होगा उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। और आज जो हम भाग 2 पढ़े, इसका यदि आपको मॉक टेस्ट दिलाना है या आपको इस चीज़ का PDF चाहिए या और किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। टेस्ट के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, PDF के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, जो आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलो तो आज के इतना ही है। धन्यवाद।